हेलो गाइस, वेलकम टू ओटन डिजिटल एजुकेशन। आपके मलिक साहब फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं यूट्यूब के माध्यम से और इकोनॉमिक्स क्लास 12th की सेकंड बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का थर्ड चैप्टर है आज। और चैप्टर का नाम क्या है हमारा? इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। अरे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये बात चल रही है हमारे किसकी? इकोनॉमिक रिफॉर्म की। इसकी बात चल रही है इकोनॉमिक रिफॉर्म की। ठीक है, अब इकोनॉमिक रिफॉर्म है क्या? 1991 की बात चल रही है। ठीक है, अभी हमने इससे पहली वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पढ़ा था 1952 90 तक। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? 1991 में हमारी इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स होने वाली थी। 7-8 बिलियन था कुल, ज्यादा पैसा भी नहीं बचा था, ट्रेड भी नहीं कर सकते थे। इस टाइम पे हमने वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब से हेल्प मांगी। इन्होंने कहा भैया एक काम कर लो, अपनी इकोनॉमी का ना स्ट्रक्चरल चेंज करो कुछ चीज। तो क्या? तो आप पहले क्या लेके आओ? LPG रिफॉर्म्स लेके आओ। क्या लेके आओ? LPG रिफॉर्म्स। ये है क्या? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, 3 रिफॉर्म। इस इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 मॉडल को हम LPG रिफॉर्म्स भी कहते हैं और इसे हम राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं। राव मनमोहन मॉडल। उस टाइम क्या था? PV नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, उन्होंने ये मॉडल लेके आए तो सबने इस तरीके कर दिया। ठीक है, तो भैया शुरू करते आगे की कहानी। नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, जरूरत क्या थी इन चीजों की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 1991 में introduced in India because 1991 was the year of crisis. ठीक है, for the Indian economy it clear from the following facts. पहला, national income was growing at the rate of 0.8% only. Balance of payment crisis was the extent of 10,000 crore. India sold large amount of gold to Bank of England. वहां जमा कर लिया, ये खरीद लो, पैसा दे दो। ठीक है, हमने ये काम भी किया, चलो कोई बात नहीं। इन लेट 1980s क्या हुआ? गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर खर्चा था वो बढ़ने लगा इसके रेवेन्यू के हिसाब से। इतना बड़ा मार्जिन आ गया कि अनसस्टेनेबल हो गया। कोई जुगाड़ ही नहीं था, कोई स्थिति नहीं थी जिसकी वजह से पूरा कर लो। प्राइसेस ऑफ मैनी एसेंशियल गुड्स रोज शार्पली बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही थी। यानी क्या हो रहा था? इन्फ्लेशन। इंपोर्ट्स बढ़ रहा था बहुत हाई रेट पे विद मैचिंग ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स के हिसाब से। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन होने लगा। ठीक है, दैट वाज नॉट एडिक्वेट टू फाइनेंस इंपोर्ट। पैसा ही नहीं था, कहां से देंगे? पेमेंट तो किसमें करनी है? डॉलर में करनी है सारी। मोर देन 2 वीक्स, उससे ज्यादा कर नहीं सकते। देयर आर आल्सो नॉट सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज टू पे द इंटरेस्ट जो हमने उधार लिया था। ठीक है, इंटरनेशनल लैंडर से, वर्ल्ड बैंक, IMF, अदर कंट्रीज से, डेवलप नेशन से पैसा उन्हें तो इंटरेस्ट देना, वो भी नहीं दे पा रहे। कैसे काम चलेगा? तो भैया इंडिया ने अप्रोच किया किसको? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, properly known as वर्ल्ड बैंक, एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। IBRD की फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, MCQ या CUET में आ सकती है। एंड रिसीव 7 बिलियन एज ए लोन टू मैनेज द क्राइसिस। चलो भैया 7 बिलियन लोन ले लिया। इस लोन के लिए उन्होंने एजेंसीज ने बोला कि भैया इंडिया को लिबरलाइज होना पड़ेगा और अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा रिस्ट्रिक्शंस हटा के। किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर के लिए। रिड्यूस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को रोल, और बहुत सारी जगहों पे ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हटानी पड़ेंगी। अभी कर लगे बहुत तो सही है कि भैया IBRD, वर्ल्ड बैंक, IMF पैसा भी दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ शर्त तो लगाएंगे, और वो शर्त किसके लिए थी? इंडिया के भले के लिए थी। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म, फिस्कल डिफिसिट 5.4% जी 19 इंक्रीज टू 8.1%। लॉस, डिफिसिट का मतलब होता है लॉस। ठीक है, क्लियर बात यहां तक? अब अनफेवरेबल BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या होता है बेटा? इसके 2 पार्ट होता है, हम पढ़ेंगे मैक्रो में। कैपिटल एंड करंट प्लस करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हमारा सिंपल है, नेट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की बात चल रही है। हमारा क्या था? इंपोर्ट बहुत 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 ज्यादा था एक्सपोर्ट से। क्लियर? रिडक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था तो हमें पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। इंक्रीजिंग प्राइस, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, चीजें महंगी हो रही थी डे बाई डे।
गल्फ क्राइसिस 90 इराक वॉर इन्वॉल्व अरब कंट्रीज कॉज द पेट्रोल क्राइसिस इन इंडिया। यहाँ पे रेट बढ़ा दिए। इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर तो डूब चुका था। क्यों? हमारी जो मैनेजमेंट थी, जो मैनेजर स्किल थी, हमारे पास कम थी। चलो जी, इकोनॉमिक क्राइसिस इमर्ज इन 90 to 1991। आगे भैया क्या कहते हैं अभी, काउंटिंग कंटिन्यूइंग एंड इंक्रीजिंग फिजिकल डिफिसिट, इंक्रीज हो रहा था बहुत ज्यादा। रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, ट्रेड डिफिसिट, बीओपी क्राइसिस बढ़ रहे थे लगातार। लेवल एंड हाई ग्रोथ रेट इन द एक्सटर्नल डेब्ट लीडिंग टू द डेब्टर। इंटरेस्ट रेट भी हमारा बढ़ता जाता, इंटरेस्ट इंक्रीज होता जा रहा था। ऑब्जेक्टिव आया भैया एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए, एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए। वो कहते हैं क्या, फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए हमने रास्ते खोले। क्लियर? लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, दैट मींस इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को आसान करो, इंपोर्ट लाइसेंसिंग को आसान करो, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल को संभालो। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमी, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। अपनी इकोनॉमी को बाहर के देशों से कंपीट करने के लिए बिल्कुल खोल दो कि यहाँ की कंपनीज बाहर और बाहरी कंपनी इंडिया में आके बिजनेस कर सके। क्या करते? पहला लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब सिंपल ये था, रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। जो कंपनी हमने स्केड्यूल कर रखी थी ए, बी और सी में, उसमें से कुछ कंपनीज, मैक्सिमम कंट्रीज को हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया। क्लियर? ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड विद अदर कंट्री। लिबरलाइजेशन, चेंज इन पॉलिसी खासकर। ठीक है, पॉलिसीज में बहुत सारा चेंज किया हमने। मेन फीचर्स क्या थे? पहला फीचर्स आया हमारे पास लिबरलाइजेशन का। ठीक है, लिबरलाइजेशन का पहला फीचर ये था भैया, इकोनॉमिक पॉलिसी विच गिव्स रिलैक्सेशन। ठीक है, ओपन फ्रीडम टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट ऑल लेवल, रिमूविंग अननेसेसरी ट्रेड, खत्म करो, रेस्ट्रिक्शन एंड मेकिंग द इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव। रेस्ट्रिक्शन हटाओ और इकोनॉमी को मोर कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, चीजें लिबरलाइज होंगी और बाहर का पैसा हमारे पास लगेगा, हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, स्टेबल होगी, ग्रोथ करने लग जाएगी भैया। डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमने क्या किया, डीरेगुलेट कर लिया। पहले कैसे? रेगुलेटरी मैकेनिज्म वर एनफोर्स्ड इन वेरियस industrial licensing under which every entrepreneur had to get permission from government official to start from, close a firm or decide the amount of goods that could be produced. Private sector was not allowed in many industries, जो पहले चल रहा था हमारा। Some goods could be produced or in small scale. Control price fixation, distribution of select industry products, ये भी था। इन सबको क्या करना था? हमें खत्म करना था। क्या करना था? इन्हें खत्म करना था। ठीक है, अब कैसे खत्म किया? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हटा दी, हर चीज के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। फ्रीडम ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री, 10 जगह ब्रांच खोल लो अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम अब्रॉड, फ्री इंपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आपको कुछ प्रोडक्शन करना, मशीन मंगानी, बिल्कुल बाहर से मंगाओ। नेक्स्ट, पॉलिसी लेटर, स्टेबलाइजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, इंडियन एज वेल एज फॉरेन, सारे बैंक आएंगे। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट बैंक और रेज टू 50%, जिसे कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, those banks which fulfill certain condition have been given freedom to set up new branches without approval of the RBI and the rationalize their existing branch network से बढ़ा सकते हैं। Now क्या था, पहले RBI क्या था, कंट्रोलर था। उन्होंने नहीं भाई, तू कंट्रोलर मत हो, तू फैसिलिटेटर बन जा। ठीक है, फैसिलिटी प्रोवाइडर। Banks have been given permission to generate resources from India and abroad. Certain aspects have been retained with the RBI to safeguard the interest of account holders and nation. कुछ क्या करा उन्होंने, कुछ एस्पेक्ट्स को हमने रखा कि भैया देखो ऐसा है, आप बैंक चलाओ, खूब चलाओ, 100 ब्रांच खोलो, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट आप मेरे पास जमा करते रहो, और बैंक का कुछ पैसा खोलने पहले कुछ पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। रीजन कि अगर बाई चांस आप भाग गए या आपका दिवालिया निकला, बैंकरप्ट हो गए, तुम पैसा, लोगों का भरोसा उठ जाएगा। ठीक है, FII such as merchant banker, mutual fund, pension fund are now allowed to invest in Indian financial market. ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया कंट्रोल बाय आरबीआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर कमर्शियल बैंक आर लिबरल, बहुत आसान कर दिया। फिस्कल रिफॉर्म्स, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर तो हमने क्या किया, चेंज करना क्या, टैक्स रिफॉर्म लेके आए, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स स्ट्रक्चर हैज बीन सिंप्लीफाइड, मॉडरेट, दिस आर टैक्स कंप्लायंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है,
स्लैशिंग कस्टम ड्यूटी स्लैशिंग सब्सिडीज, यानी क्या कस्टम ड्यूटीज घटाया, सब्सिडीज को हमने अलग तरीके चेंज करना शुरू कर दिया। टैक्स रिफॉर्म की बात आती है, भैया क्या क्या लिया है टैक्स रिफॉर्म में, देखो गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, इसको हमने चेंज किया। और वो क्या चेंज किया था भाई, विच आर कलेक्टिव नोन एज इट्स फिजिकल पॉलिसी में लेकर आए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, पता है आपको। डायरेक्ट टैक्स कंसिस्ट ऑफ इनकम ऑन द इंडिविजुअल एज वेल एज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। सिंस 1991 a continuous reduction in the taxes on the individual, घटता जा रहा है, as well as felt that high rate of income tax were on the important reason for tax evasion। क्या रीजन थे देखो, now very accepted क्या लिया उन्होंने कि भैया मॉडरेट टैक्स रेट्स रखेंगे, ठीक है, सेविंग्स एंड वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम लोग बताएंगे। तुम टैक्स ज्यादा रहो, कौन बताएगा, बिल्कुल ना बताओ, मैं तो कभी नहीं बताता, ठीक है। द रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स विच वॉज वेरी हाई, क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, रिड्यूस कर दिया। एफर्ट क्या मेड करेगा, रिफॉर्म द इंडायरेक्ट टैक्सेस के, टैक्स लेवी ऑन द कमोडिटीज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज। अनदर कंपोनेंट क्या था इसका भैया, सिंप्लीफाई करना इन ऑर्डर टू एनकरेज बेटर कंप्लायंस ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर। मैनी प्रोड्यूसर्स प्रोसीजर्स हैव बीन सिंप्लीफाइड, कि भैया आसान तरीके से जमा हो जाएगा, कोई ज्यादा भगदौड़ी नहीं है। और मैं अगर तुम्हारा टैक्स रेट कम कर दूं, अरे चलो मान लो कि टैक्सेशन खुद आ गया, पर्सनल टैक्स बात कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई टैक्स रेट 5% ही है, लेकिन क्या किया, स्लैब बढ़ा दिया। क्या कर दिया, स्लैब बढ़ा। पहले 6 लाख की इनकम तक 5% देना पड़ता था, अब 8 लाख की इनकम तक 5% देना पड़ रहा है। समझ रहे, तो आपकी अगर इनकम रेज हो रही है और आपका टैक्स स्लैब हुई है, तो लोग क्या सोचते हैं, चलो ठीक है टैक्स भी जमा कर देते हैं, अपनी इनकम भी डिस्क्लोज कर देते हैं ताकि गवर्नमेंट को बेनिफिट हो, ठीक है, टैक्स चोरी रुकेगी उससे। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या आया, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म आई, ठीक है, टैरिफ रेट घटा दिए। दूसरा लाइसेंसिंग प्रोसीजर घटा दिया। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, वो भी हमने हटा दिया। नहीं सारे क्या सब चीज का हमने रिमूवल कर दिया कि भैया इंपोर्ट भी फ्री है, लाइसेंस लो हो जाएगा, एक्सपोर्ट भी फ्री है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिफॉर्म में क्या आया देखो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट चाहिए था हमें, देखो ट्रेड करना था, हमें क्या चाहिए, फॉरेक्स चाहिए, ठीक है। हमने देखा इमीडिएट मेजर था बैलेंस ऑफ पेमेंट को संभालने का, ठीक है। हमने क्या किया, द रुपी का डिवैल्यूड अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी। जब डिवैल्यूड किया तो क्या हुआ, इनफ्लो बढ़ा फॉरेन एक्सचेंज का। इट ऑल्सो सेट द टोन टू फ्री द डिटर्मिनेशन ऑफ रुपी वैल्यू इन द फॉरेन एक्सचेंज। हमने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी कंडीशन खराब है, अपने पैसे को घटा रहे हैं, सवाल है थोड़ा पैसा आएगा, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है। मोर ऑफन देन नाउ मार्केट डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट। अब किसको दे दिया, पैसे को, ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि भैया गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, अब मार्केट डिसाइड कर लेगा। यानी कि हमने क्या किया, कैपिटलिज्म लिया इसके अंदर भी। द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म एम एट डिमांडिंग ऑफ, कौन से रेस्ट्रिक्शन है भैया, नीचे लिखा है देखो, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है, हटा दिया, ठीक है। दूसरी बात, रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स, ये भी हटाया। रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर, ये भी हटाया। इंपोर्ट लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ हजार्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्री, उनके लिए। क्वांटिटेटिव restrictions on import of manufactured consumer goods and agriculture products were also fully removed from April 2001। ये 10 साल बाद लिखा है। Export duties have been removed to increase the competitive position of Indian goods in the international market। वहां पे चीजें कर ली, बड़ा मजा आया। प्राइवेटाइजेशन, अरे सरकार ने क्या करा भैया, तो कंपनी को प्राइवेटाइजेशन नहीं, कैपिटलिस्ट की तरफ और ज्यादा झोंक दिया। हाँ भैया ठीक है, बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रेस्ट्रिक्टेड कंट्रोल ओवर द प्राइवेट सेक्टर एंड मेकिंग देम फ्री टू टेक नेसेसरी डिसीजन। प्राइवेटाइजेशन क्या था, प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप ऑफ अ स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस। क्लियर, हमने क्या किया, एक जनरल प्रोसेस था कि प्राइवेट सेक्टर को हम स्टेट ऑन ओनरशिप, जो पीएसयू थी उसके अंदर क्या लेकर आ रहे, एंटर करा रहे, कि अब ये पीएसयू ये चीज बना दी है, अब प्राइवेट सेक्टर भी बना लेगा। शेडिंग ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑन एंटरप्राइजेस, क्या हुआ कि भैया जो ओनरशिप है और मैनेजमेंट है गवर्नमेंट की जितनी, वो अब क्या कर रही है, प्राइवेट कंपनीज में कर, दो तरीके से। पहली बात, विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप, गवर्नमेंट ने ओनरशिप छोड़ दी, ठीक है। दूसरा क्या किया, आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, क्या भैया उसके राइट्स जो थे हमने क्या सेल ही कर दिया, कि भैया चलो जो करना है उसमें हमने पार्टनरशिप दे दी। जैसे एक एग्जांपल देख सकता, मारुति
सुजुकी, मारुति इज इंडियन ब्रांड, सुजुकी इज द जापानीज ब्रांड, इन दोनों ने मिलकर बनाया शेयर के हिसाब पे। नवरत्ना पब्लिक एंटरप्राइज पॉलिसी, अब देखो नवरत्ना रत्ना है क्या चीज। फर्स्ट सेट ऑफ नवरत्ना कंपनीज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन, भारत हैवी भेल, एनटीपीसी, बीएसएनएल, गेल, एमटीएनएल, ये सब क्या है, सेम स्टेट महारत्ना इंडस्ट्रीज, हमारी नवरत्ना इंडस्ट्रीज है। आप ध्यान रखिए इसमें से महारत्ना भी है कुछ, इनके नाम याद कर लीजिए, क्लियर बात याद है क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। Many of these profitable PSUs were originally formed during 1950s, 1960s when self-reliance was the important element. किसकी बात थी, self-reliance की public policy में। They were set up with the intention of providing infrastructure, employment to the public, that quality and product reach the measure at the nominal cost. And companies themselves were made accountable to all the stakeholders. वो accountable, लेकिन क्या हुआ, इनकी performance खराब थी। परफॉर्मेंस खराब थी तो हमें क्या करना पड़ा, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ा। 1970 में बहुत डिसइन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब क्या होने लगा, जब प्राइवेटाइजेशन आया तो जो इंडस्ट्रीज हमने रिजर्व कर रखी थी उसमें हमने किसको एंट्री दे दी, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। प्राइवेटाइजेशन, reducing the number of public sector industries, increasing the share of private sector investment, selling the share of public enterprises, that is called disinvestment। क्या कहते हैं इसे, disinvestment कहते हैं। प्रमोशन ऑफ आउटसोर्सिंग, ठीक है, आउटसोर्सिंग हमारे पास 1991 में बहुत अच्छा था। इसके बाद तो मतलब सर्विस सेक्टर में बूम आया था एक्चुअल में, ठीक है। चलो भैया अब आती है ग्लोबलाइजेशन, यहाँ से वहां जाएंगे, ये बात थी ग्लोबलाइजेशन की। Free interaction among economies of the world in the field of trade, finance, production, technology and investment। कि भैया बिल्कुल क्या है, फ्री इंटरेक्शन है सबके बीच में, कोई कहीं भी जाओ, कहीं बिजनेस कर लो, जैसा जो मन हो वहां को चले जाओ, घूम फिर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कहाँ पहुंच गए, डेफिनेशन, free movement of capital, good technology, idea, peoples and globalization that omits the last one is partial and not sustainable। ब्रांको मिलोविक कोई भैया होंगे, इन्होंने अपनी एक डेफिनेशन सी दे दी है भैया, लेकिन ये पढ़नी है। पर ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा मीन्स क्या है, फ्री मूवमेंट ऑफ ऑल, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन पॉलिटिकली भी चलता है, इकोनॉमिकली भी चलेगा, ज्योग्राफिकली भी चलता है, कई तरह चलेगा। पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटिंग प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पहली बात फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन बनाया। Partial convertible of rupee means to buy or sell foreign currency like dollar. Government of a partial convertibility through the budget 92-93 to encourage the export. Long term trade policy up to 5 years, 5 साल की, reduction in the custom duties and tariff, ये हटा दी हमने सारे के सारे, ठीक है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति से अपना काम कराना, ठीक है। बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आपके घर में दिवाली का टाइम आने वाला है, अब तुम बहुत सारे काम करा होगा, जैसे क्लैप, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो, हाँ अर्बन क्लैप करता है, आउटसोर्सिंग करता है काम की, ठीक है। आपने एक इंडस्ट्री खोली, उसमें सब तरह के नौकर रख लिए, बोला भाई आपके घर में कोई भी काम हो घर से रिलेटेड हम कर रहे हो, आउटसोर्सिंग है। आउटसोर्सिंग का मतलब बेसिकली क्या है, रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज विच वाज प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन द कंट्री, जैसे लीगल एडवाइस, कंप्यूटर सर्वे, एडवर्टाइजमेंट, सिक्योरिटी each provided by the respective department of the company। अब क्या होने लगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में, आउटसोर्सिंग इंटेंसिफाइड हुआ रिसेंट टाइम में, ठीक है। फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली द ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर, मैनी ऑफ सच एज वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड बीपीओ। इसका इंडिया में बैठे हैं, कॉल का कर रहे हैं यूएसए में, क्यों, इंडिया में लेबर सस्ती है, ठीक है, एज कंपेयर टू यूएस पे। अगर वही काम यूएस का आदमी बैठ के करेगा सेम जगह पे, वो यहां से दुगने तिगने अमाउंट में काम करेगा और इंडिया का आदमी उसे उसके 1/3 में ही काम करके दे देगा, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO
जिसका पहला नाम क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गार्ड, जिसमें 1948 में आया। 23 कंट्रीज थी जिन्होंने शुरू किया। क्लियर है बात यहाँ तक? ट्रेड एग्रीमेंट बनाने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल कंट्रीज, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में WTO का पूरे वर्ल्ड का ट्रेड को क्या करना, कंट्रोल करना या चेक करना। WTO एक्सपेक्टेड टू स्टेबलाइज रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजिम। वो क्या कहता है कि भैया रेस्ट्रिक्शन हटाई जाए, पहले क्या जाए, रेस्ट्रिक्शन खत्म कर दी जाए। इन एडिशन टू प्रमोट एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट cover trading goods as well as service to facilitate international trade bilateral and multilateral through removal of टैरिफ। हटा दो भैया, ना आने पे टैरिफ देना है ना जाने पे टैरिफ देना है। फ्री ट्रेड करोगे तो उस कंट्री को बेनिफिट होगा और आपको बेनिफिट होगा। नॉन टैरिफ बैरियर प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल मेंबर कंट्रीज, ठीक है। आज ये मेरे ख्याल से मोर देन 180 कंट्रीज WTO का पार्ट है। इंडियन इकोनॉमिक ड्यूरिंग रिफॉर्म्स, एक असेसमेंट है देखो। ग्रोथ ऑफ GDP 5.6 से, ठीक है, 6.4 तक पहुंची, यहां से यहां तक। हैज बीन इंक्रीज द ओवरऑल GDP ग्रोथ इन द रिफॉर्म्स पीरियड। ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड क्या हुआ, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर के डिक्लाइन हुई, सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा बूम पे चला गया, ठीक है, मेनली ड्राइवन बाय द ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर। उसकी वजह से हमारी GDP बढ़ी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसमें FDI आया, FII आया, ठीक है। $100 मिलियन 1990 से $150 2000, आज की डेट में अप्रोक्स $350 बिलियन से ज्यादा हमारा क्या है, फाइनेंशियल FDI, उससे भी ज्यादा, ठीक है। इनकी फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। रिजर्व फ्रॉम 6 बिलियन था हमारे पास रिजर्व 99, अब क्या 125 2004 2005, और आज की डेट में तो मोर देन 400 to 500 मिलियन डॉलर से ज्यादा है, ठीक है। ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म क्या है, नॉट बेनिफिट एग्रीकल्चर, ग्रोथ रेट हैज बीन डिक्लेरेटिंग। क्या हो रहा है, क्यों, इन्वेस्टमेंट क्या था, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, पावर, रोड्स, मार्केट, रिसर्च एंड एक्सटेंशन क्रूशियल रोल था ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे, वो रिड्यूस हो गया इन रिफॉर्म पीरियड में। हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने ध्यान किस पे दिया अपना, हमें तो अपनी इकोनॉमी बचानी थी ना भैया, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैसा बचाना था, पैसा कमाना था, उसको मैन्युफैक्चर सर्विस सेक्टर ज्यादा कमा के देगा एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर। फर्टिलाइजर पे सब्सिडी खत्म कर दी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगा विच सेवरली अफेक्टेड द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, उनकी हालत खराब हुई। इंडस्ट्रीज में क्या है भैया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत रिकॉर्ड स्लो डाउन हुआ, लेकिन सर्विस का सबसे ज्यादा। डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यू टू वेरियस रीजन, पहले क्या था, चीपर इंपोर्ट सस्ते होने लगे, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट आ रहा था बाहर की तरफ से, ठीक है, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर में कम हो रहा था। इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज आर कंपेल्ड टू ओपन अप देयर इकोनॉमी टू ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम डेवलप्ड नेशन, आ रहा था बहुत ज्यादा। उनकी इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, ठीक है, हमारे किसके लिए, जो उनका इंपोर्टेड गुड्स था, हमारी इंडस्ट्रीज को क्या खत्म कर रहा, क्योंकि इंपोर्ट्स क्या था, चीपर था, उन्हें तो प्रॉफिट कमाना था मैक्स टू मैक्स। चीपर इंपोर्ट्स हैव दस रिप्लेस द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, खत्म हो गई। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फेसिंग द कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट, जिसे हम क्या बता रहे थे, 90-50 ट्रेड पॉलिसीज में बता रहे थे, इनवर्ट ट्रेड पॉलिसी में। डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने फिक्स टारगेट किया PSU का 1991 में 2500 करोड़ रुपीस डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू आए, उन्होंने घुमाया। द गवर्नमेंट वाज एबल टू मोबिलाइज 3040 करोड़ मोर देन टारगेट। 1988 to 1999 द टारगेट 5000 करोड़, उसके बाद अचीवमेंट मिला 5400 करोड़ का। क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट एसेट ऑफ PSU हैव बीन अंडरवैल्यूड एंड सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर, अंडरवैल्यू का सोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे दिस मीन क्या कहा गया, हैव बीन सबसे लॉस टू द गवर्नमेंट। मैंने कहा ना, बोली पॉलिसी जो फ्रेमर है, जो पॉलिसी फ्रेम करते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, उस पे ही सारी चीज डिपेंड करती है। प्रेशर में आगे कुछ और काम कर दिया, प्रेशर में आगे कुछ और काम कर दिया। आप देख रहे होगे कि 1950 से लेके 1990 तक इकोनॉमी की क्या हालत थी, 1991 का फिर में क्या इंप्रूवमेंट किया, और लास्ट 10 सालों में हम क्या इंप्रूव करते हुए आ रहे हैं। इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द पॉलिसी मेकर। जो पॉलिसी बना रहे हैं उन्होंने किस तरह की पॉलिसी बनाई है कि जिससे लॉस भी ना हो, सस्टेनेबली चीजें चले और सबको बेनिफिट हो। रिफॉर्म्स इन द फिस्कल पॉलिसीज, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म प्लेस लिमिट्स ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, स्पेशली इन द सोशल सेक्टर पर भैया ग्रोथ पे लगाया। टैक्स रिडक्शन किया,
ठीक है, कि रेवेन्यू ज्यादा आएगा, ठीक है, जो लोग चोरी कर रहे से क्या होगा, कब्जा कर लेंगे। हैव नॉट रिजल्टेड द इंक्रीज द टैक्स रेवेन्यू फॉर द, लेकिन तब भी नहीं आया पैसा, लोग तो चोर थे, पैसा बचावे क्यों थे। रिफॉर्म पॉलिसी इन्वॉल्विंग टैरिफ रिडक्शन हैव curtailed द स्कोप फॉर द रेजिंग रेवेन्यू थ्रू द कस्टम ड्यूटीज, ये भी खत्म हो गया, ले बता यहाँ से बेटा दिया। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड करने लगी फॉरेन इन्वेस्टर को, क्या क्या, स्कोप फॉर रेजिंग टैक्स, ये भी दिक्कत दे रहा था। दिस हैज नेगेटिव इंपैक्ट ऑन डेवलपमेंट द वेलफेयर ऑफ द एक्सपेंडिचर, खर्चा जा रहा था, खर्चा तो उतना ही करना था, पैसा अंदर, टैक्सेस भी हटा दिए, पॉलिसीज भी चेंज कर दी, फ्री ट्रेड चल रहा है, ना इम्पोर्ट ड्यूटी आ रही है, ठीक है, इन सब के चक्कर में रेवेन्यू घटता है। हमने टैक्स के स्लैब्स भी घटाए, लेकिन फिर भी लोग टैक्स नहीं दे रहे, कह रहे बोले ना हम ना दे रहे टैक्स, हमारी मेहनत का पैसा, लेकिन गवर्नमेंट ने उस चीज को और तरीके से रिमूव करना शुरू कर दिया। नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज, एग्रीकल्चर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, सबसे बड़ा लॉस था हमारा। अर्बन कंसंट्रेशन ग्रोथ प्रोसेस बड़ा। कल्चरल इरोजन, ठीक है, कल्चरल इरोजन क्या था मेरे बच्चे, ये पॉइंट ये कहता है कि जब वेस्टर्न कंट्रीज का हमारे तरफ इसको बढ़ा, तो हम अपने कल्चर को भूल कर उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक है, आज की क्लास यही थी, चैप्टर खत्म। आप सभी का थैंक यू सो मच। मैं दोबारा जल्दी ही मिलूंगा आपको O2 डिजिटल एजुकेशन पे, और नेक्स्ट 2 चैप्टर्स पूरे करेंगे विद इन 2 and 3 days। ठीक है, तो चलिए एंजॉय करिए, खुश रहिए, शुक्र रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।